नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपके सामने एक नई अवधारणा के साथ में पेश हुए हैं। हालांकि पहले भी हम राज्य विधानसभा के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में ऑलरेडी अलग अलग क्लासों के माध्यम से आपके समक्ष चर्चा कर ही चुके हैं। लेकिन आज हमारे समक्ष एक नया टॉपिक, एक नया मुद्दा और एक नया लेक्चर है, और उस क्लास का नाम है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का नाम आपने पहले भी सुना होगा और कुछ नया नहीं है इसमें कुछ बताने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। क्या पता आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली किसी भर्ती परीक्षा में ये सवाल जवाब आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी कड़ी के अंदर हम आपसे बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। इससे थोड़ा मैं आगे और बताता चलूँ कि जिस प्रकार केंद्र सरकार के पास में, या अगर संसद की अवधारणा या संसद का गठन किस प्रकार होता है और संसद कैसे कहलाती है अपने आप में संसद, इसके लिए 3 प्रमुख उसके अंग होते हैं। हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहले होता है राष्ट्रपति। संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति के बाद में लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है, इसके साथ में अस्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है। इसी प्रकार जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि राज्यसभा को हम स्थायी सदन के रूप में भी जानते हैं, इसके अलावा उसको अलोकप्रिय सदन के बारे में भी जानते हैं। हालांकि लोकसभा जो है उसका एक टेन्योर फिक्स टाइम होता है और 5 साल के बाद में अपने आप ही भंग हो जाती है, या कभी कभी हो सकता है कि अगर चुनाव अगर समय पे नहीं हो पाए तो लोकसभा 5 साल के बाद भी कार्य कर रही होती है। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि लोकसभा 5 साल के कार्यकाल के बाद में भंग हो जाती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा के द्वारा, दोनों अध्यक्ष के द्वारा भी कहीं से भी भंग करी जा सकती है। इसी के समानांतर हम बात करने वाले हैं हम आपसे आज विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल के अंदर विधानमंडल की जो संरचना होती है उसमें प्रमुख 3 अंग होते हैं। विधानमंडल की बात करें जो राज्यों में होती हैं, और राज्यों के अंदर 3 अंग उसके होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। ये 3 प्रकार के हैं। राज्य की अगर बात करते हैं, जहाँ पे विधानमंडल का हम लेक्चर अभी जो क्लास ले रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर 3 अंग होते हैं, जिसमें राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है। सामान्यतः ऐसा ही होता है। लेकिन विधान परिषद तो सब जगह नहीं है। राजस्थान के अलावा ये हम ये कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में मात्र 6 ही ऐसे राज्य हैं, मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास में विधान परिषद है। इसके अलावा जितने भी जो राज्य हैं उनके पास में विधान सभा ही है, विधान परिषद नहीं है। इसलिए इसको विधानमंडल कहें अथवा नहीं कहें, ये भी एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है। लेकिन सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है उसको विधानमंडल कहा जाता है। लेकिन संकुचित रूप में अगर देखते हैं तो विधानमंडल को, जहाँ पे राज्यपाल और विधानसभा होती है, वहाँ पे भी उसको विधानमंडल ही कहा जाता है, क्योंकि दोनों संवैधानिक चीजें हैं और संविधान के अंदर दोनों चीजों का उल्लेख है। राज्यपाल का भी उल्लेख है तथा इसके साथ में विधानसभा का भी उल्लेख है। तो ये चीजें हैं, लेकिन ये संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि विधानमंडल के अलावा या विधानमंडल होने पे ही किसी राज्य का संचालन किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहीं लिखा हुआ। विधान परिषद हो सकती है, और इसको एक अलोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और साथ में ही इसमें स्थायी तो होता ही है। जिस प्रकार राज्यसभा अस्थायी होती है, इसका अर्थात इसका कोई विघटन नहीं होता, उसी प्रकार समानांतर रूप से हम बात करते हैं तो विधान परिषद के साथ में भी ऐसा ही होता है, जो कभी भी उसका विघटन नहीं होता। तो अभी हम आगे की जो स्लाइड्स हैं उसके दौरान हम ये पढ़ने वाले हैं। इस क्लास का हमारा उद्देश्य है कि विधानमंडल के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानें, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, विधान परिषद कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्या जरूरी है विधान परिषद को बनाने की, ऐसी कौन सी ऐसी आवश्यकता आन पड़ी जिसकी वजह से किसी राज्य को विधान परिषद का बनाया जाना उचित होता है या महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं इस क्लास के दौरान। चलिए बढ़ते रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। देखिए, राज्य विधानमंडल के अंदर मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, राज्यपाल होता है, सामान्यतः ऐसा होता है। लेकिन 6 राज्यों के अलावा कहीं पे विधान परिषद तो है नहीं, तो हम बात करेंगे कि 28 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
दो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें जहां पे विधानसभा भी है, आप लोगों को पहले ऑलरेडी पता होगा, या अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें हम समझ सकते हैं कि एक तो दिल्ली, एक पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे विधानसभा का भी गठन का प्रावधान है, और इसमें अलग अलग प्रकार की इसमें सीटें भी हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 70 विधानसभा सीटें हैं। विधान परिषद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में ही है, उसके बारे में भी हम अभी विस्तार से पूरी चर्चा करेंगे कि किन किन राज्यों के अंदर विधान परिषद है और किन किन राज्यों ने इसके लिए अप्लाई कर रखा है या इसके लिए प्रस्ताव केंद्र को अथवा राष्ट्रपति को भेज रखा है। और जब विधान परिषद का जब गठन होता है तो किस प्रकार गठन होता है, किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है और कौन इसको अप्रूव करता है, उस अप्रूव करने के बाद जब राष्ट्रपति की जब मुहर लग जाती है उसके बाद में विधान परिषद का गठन किया जाता है किसी भी संबंधित राज्य में जिसने रिक्वेस्ट केंद्र सरकार को भेजी हो, और बाद में जब उसमें राष्ट्रपति का अनुमोदन हो गया हो उसके बाद में अधिनियम बन जाता है और विधान परिषद का गठन हो जाता है। जिन राज्यों में एक सदन है वहां पे विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर ही बनेगा, क्योंकि जिसके पास में विधान परिषद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको विधानमंडल नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा। लेकिन अगर उसकी बात करें तो वहां पे जिस प्रकार ये 3 अंग होते हैं वो 3 अंग ना होकर के, और सिर्फ कितने अंग होंगे, 2 ही अंग होंगे, क्योंकि सामान्यतः सब जगह यही होता है कि जहां पे विधानसभा होती है वहां पे केंद्र का एक प्रतिनिधि होता है जिसको हम संवैधानिक भाषा में राज्यपाल कहते हैं, और केंद्र के द्वारा ही नियुक्त होता है, अथवा राज्यपाल हमेशा किसी प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है तो केंद्र के तौर पे करता है, और वो राष्ट्रपति का ही एक प्रतिनिधि होता है जो समस्त राज्यों के अंदर वहां पे पदासीन होते हैं या अपना कार्यकाल वहां पे वो पूरा करते हैं। और केंद्र के द्वारा या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस जारी करी जाती हैं किसी भी राज्य के संदर्भ में, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो या किसी प्रकार की अन्य चुनौतियों को निपटने के लिए अगर राज्य सरकार अगर असक्षम हो जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन से वहां पे राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। अर्थात राज्यपाल अगर ऐसा कोई प्रतिवेदन भेजता है जिसमें उसको ये लगता है कि किसी राज्य की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसमें किसी बाहरी राज्य का या किसी दूसरे देश पे के द्वारा उस पर आक्रमण किया गया हो, या इसके अलावा कानूनी रूप से भी उस राज्य की संचालित जितनी भी व्यवस्था है वो अगर सही ढंग से नहीं कार्य कर रही होती है तो राष्ट्रपति अपने हाथ में उस राज्य की कानून व्यवस्था को ले लेते हैं एज ए राज्यपाल के द्वारा। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं मणिपुर के अंदर भी एक ऐसा ही मसला चल रहा है जहां पे राज्य सरकार, ऐसा राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि राज्य सरकार अथवा मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री परिषद अगर ढंग से कार्य नहीं कर पा रही होती है तब भी वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और वर्तमान में जहां पे हालांकि राज्य सरकार जो है वो भंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी सारे जितने भी प्रकार की जो कानूनी चुनौतियां हैं, इसके अलावा सशस्त्र सेनाओं को हैंडल करना है, अर्धसैनिक बलों को हैंडल करना है, किस प्रकार की सारी गतिविधियां संचालित करी जाती हैं बिल्कुल सही ढंग से, इसका कार्य राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय के द्वारा ही संपन्न कराते हैं, जो हाल ही के दौरान मणिपुर में भी देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 355 के द्वारा राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाता है, और इसके द्वारा जहां पे राज्य सरकार भंग तो नहीं होती है लेकिन उसके सारे निर्णय केंद्र सरकार अथवा राज्यपाल के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय जब ये अनुशंसा भेजते हैं कि उस अमुक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए तब राज्यपाल के द्वारा ये सारी गतिविधियां संपादित की जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। विधान परिषद के सृजन व उत्साधन की प्रक्रिया 169 से। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर विधानमंडल की बात करते हैं, पूरे विधानमंडल का अगर हम उल्लेख कर रहे हैं तो आर्टिकल 168 से लेकर के और 212 तक, 212 अनुच्छेद तक विधानमंडल का ही उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। अर्थात 168 के अंदर विधानमंडल के गठन के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर 3 अंग होंगे, जिसमें राज्यपाल होंगे, विधान परिषद होगी और विधानसभा भी होगी। 169 में 169 अगर 69 की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि विधान परिषद का गठन कैसे होगा, कैसे उसका उत्साधन होगा। मैं आपको बताता चलूं, संबंधित राज्यपाल के द्वारा
संबंधित राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के माध्यम से 2/3 बहुमत से अर्थात विशेष बहुमत से ऐसा कोई एक प्रस्ताव पारित करके और उसको केंद्र में भेजा जाता है। सबसे पहले उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर सामान्य बहुमत से उसका अनुमोदन हो जाता है, अर्थात प्रस्ताव पारित हो जाता है। उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय के पास में जाता है और वहां पर राष्ट्रपति महोदय की अगर अनुमति प्राप्त हो जाती है तो संसद एक विधेयक पास करती है और उस विधेयक को ही बोला जाता है कि अमुक स्थान या राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन किया जाना अभी प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास भी जाती है और वहीं पे विधान परिषद का गठन हो जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत के द्वारा 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करते संसद के समक्ष रखते हैं और संसद वहां पे साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और उसका गठन कर देती है। विधान परिषद का गठन और उसका विघटन, विधान परिषद का गठन और उसका विघटन दोनों की शक्ति जो है किसी के पास में है तो वो संसद के पास ही है, क्योंकि अगर वो कुछ बना रही है, गठन कर रही है तो उसको विघटन करने का अधिकार भी उसी के पास में है। विघटन की जब बात आती है तब भी विधानसभा के माध्यम से ही एक ऐसा प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जाता है संसद में, फिर वही एक साधारण बहुमत के माध्यम से प्रक्रिया को अपनाया जाता है और उसके उपरांत जब ऐसा अनुमोदन हो जाता है सामान्य बहुमत के द्वारा तो उस विधान परिषद का विघटन हो जाता है, अर्थात वो समाप्त हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। आर्टिकल 169 में हम इस चीज का उल्लेख संविधान के माध्यम से पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 168 से लेकर के 212 अनुच्छेद तक विधानमंडल का संविधान के अंदर अनुच्छेदों के माध्यम से हम पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि विधानसभा और विधानमंडल में इतने कौन से मुख्य अंतर आपको देखने को मिलते हैं। सामान्यतः आरपीसी के द्वारा ये सवाल बिल्कुल पूछा जाता है, हालांकि ये सवाल आरपीसी के द्वारा नहीं, यूपीएससी के द्वारा, पीएससी के द्वारा, जो अन्य राज्यों के द्वारा भी संपादित की जाती हैं आरपीसी के समानांतर के रूप में, वहां पे भी पॉलिटी के अगर कंसर्न में देखें तो वहां ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सामान्य सा सवाल है कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या फर्क होता है, आर्टिकल कौन कौन से में होता है और किस प्रकार विधानसभा को क्या बोला जाता है और विधान परिषद को क्या बोला जाता है, कौन कौन से नामों से उसको उल्लेख किया जाता है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाला है। अनुच्छेद का 170, विधान परिषद 171, बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। पहले विधानसभा का उल्लेख किया जा रहा है, उसके बाद में विधान परिषद का उल्लेख किया जा रहा है। दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर बात करते हैं कि विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, संविधान के अंदर बिल्कुल लिखा गया है कि किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात एमएलए की संख्या 500 से ज्यादा नहीं हो सकती और उसके लिए एक निर्धारित नीचे भी दिया गया कि न्यूनतम कितनी जनसंख्या अपनी एमएलए की संख्या हो सकती है, उसके बारे में भी संविधान में ऐसा लिखा गया है। कुछ अपवाद के तौर पे भी मैं आपको बताने वाला हूं कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए और अगर मिनिमम अगर हो जाती है तो कौन कौन से अपवाद को छोड़ करके बाकी जगह विधानसभा के सदस्यों की संख्या इतनी तो होनी ही चाहिए। मैंने आपको बताया 500 सीटें, अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं और न्यूनतम 60। लेकिन अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन 4-5 ऐसे राज्य हैं जहां पे 60 की न्यूनतम संख्या नहीं है। उन लोगों के लिए क्या है, अर्थात उन राज्यों के लिए क्या है, क्या किया गया, ऐसा कौन सा प्रावधान है, तो वहां पे अपवाद बनाया गया। अपवाद का अर्थ कि इनको छोड़ करके या अगर छोटे राज्य जहां पे ये मिनिमम संख्या को मेंटेन नहीं कर सकते अर्थात 60 नहीं हो सकती है, तब भी उनका काम एज ए विधानसभा के तौर पे चलाया जा सकता है। इसका संविधान में उपबंध अथवा प्रावधान भी है। गोवा में 40, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40, पुदुचेरी में 30। हालांकि पुदुचेरी का मैंने अपने अभी पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें बताया था कि विधानसभा की संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पे केंद्र शासित 2 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था दिल्ली, और वहाँ पे सीटों की संख्या के बारे में भी मैंने आपको अवगत कराया था कि वहाँ पे 70 है। पुदुचेरी के बारे में ये कहा जा सकता है कि उनके पास में सदस्यों की संख्या मात्र 30 है। 60 वाले पैराग्राफ में वो आ नहीं रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने आपको बताया कि अपवाद स्वरूप गोवा है, उसके बाद में मिजोरम है, सिक्किम है जहाँ पे मात्र 32 सीट्स हैं,
लेकिन उसके बाद में भी वहाँ पे विधानसभा तो है। तो ये 4-5 प्रकार के जो अपवाद हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या अथवा सीटों की संख्या 60 से भी कम है। एमएलए की संख्या अभी तक 1971 की जो जनसंख्या उसके हिसाब से ही अभी तक उन सीटों को रखा गया है, और ये सीटें 2026 तक परिसीमन आयोग की जो अनुशंसा है वो 2026 के बाद में बदलने वाली है, क्योंकि सारी सीटें जनसंख्या घनत्व के हिसाब से ही होती हैं। हालांकि 2021 की जनगणना अभी भी लंबित है, जब कभी भी होगी, लेकिन 2026 से पहले जनगणना हो अथवा नहीं हो किसी कारणवश, लेकिन परिसीमन आयोग का गठन तो होगा ही होगा। और 2026 के बाद में सभी राज्यों अथवा लोकसभा सदस्यों की सीटें भी पूरे भारतवर्ष में चेंज होने वाली है, क्योंकि ये सारी सीटें कोई भी जनप्रतिनिधि जनसंख्या के घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जरूरी है कि लोकसभा की अथवा राज्य विधानसभा और विधान परिषद की सीटों में भी काफी बड़ा फेरबदल देखने को मिलने वाला है 2026 के बाद। बात करते हैं आगे 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मैंने आपको पहले बताया था कि 84वां अगर संविधान संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि 2026 तक किसी प्रकार की सीटों के अंदर किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी अथवा उनको नहीं बदला जाएगा, ना उनको कम किया जाएगा ना उनको ज़्यादा किया जाएगा। इसके लिए 84वां संविधान संशोधन किया गया और 2026 तक सभी सीटें उनको यथावत रखने का निर्णय लिया गया। ये सारी चीज़ें हमने आर्टिकल 170 के दौरान पढ़ी। अब हम बात करने वाले हैं समानांतर रूप से कि किसी राज्य की विधानमंडल के अंदर 3 प्रकार अंग होते हैं, जिसमें विधान परिषद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विधानसभा। उसके बारे में भी हम मोटी मोटी जानकारी अभी हासिल करते हैं। क्या पता एग्जाम में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट हो और आपके समक्ष प्रश्न के तौर पर उपस्थित हो जाए, आपके सामने आ जाए, तब आप इन प्रश्नों को कैसे हैंडल करेंगे इसके बारे में मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। अनुच्छेद का ऑलरेडी मैंने जिक्र किया कि अनुच्छेद 171 में है, अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3%। अर्थात अगर 9 सीटें हैं विधानसभा की तो ये होंगी 3। अगर 200 सीटें हैं राजस्थान की तो यहाँ पे 66 के अलावा राजस्थान के अंदर विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं। अगर 1/3 कर लिया जाता है तो यहाँ पे 66 सीटें। अगर विधान परिषद का राजस्थान के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसका अगर गठन किया जा रहा हो, अगर किया जाता हो तो 66 सीटें बनेगी विधान परिषद की। अब 66 सीटें आप कैसे बनाएंगे, किस चीज़ का रेशियो लेकर के आएंगे, सब लोगों को आप समान प्रतिनिधित्व कैसे प्रदान करेंगे, इसके बारे में हम अगली स्लाइडों के माध्यम से ये जानेंगे कि विधान परिषद की 66 सीटें या किसी राज्य के अंदर 1/3 सीटें जब मिलती हैं, क्योंकि अगर यूपी जैसे जो अपना जो स्टेट है वहाँ पे तो विधानसभा की सीटें ज़्यादा है तो ऑब्वियस है वहाँ पे विधान परिषद की संख्या भी ज़्यादा होगी। इसलिए उनके बारे में भी हम अगली स्लाइड के माध्यम से जानेंगे कि किस में कितना बड़ा फेरबदल होने वाला है। देखिए विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें अगर विधानसभा की बात करें अथवा लोकसभा की बात करें तो ये सारा उपलब्धि जो है वो जाती है यूपी के पास में, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा अगर कहीं देखने को मिलता है तो यूपी में देखने को मिलता है। चूंकि बड़ा राज्य है, हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो नहीं है वो स्थान राजस्थान के पास में, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य यूपी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। लगभग 22 करोड़ के आसपास जनसंख्या यूपी में निवास करती है। तो इसके लिए सीटों का भी घनत्व उसी हिसाब से लिया जाएगा। तो 403 सीटें यूपी में है, 294 सीटें बंगाल में है और 288 सीटें महाराष्ट्र में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सब लोगों को विदित ही है कि विधानसभा की सीटें 200 है। इसके अलावा अगर न्यूनतम की बात कर ही रहे हैं हम, और अपवाद स्वरूप मैंने आपको पहले बताया था कि गोवा के अंदर मात्र 40 हैं, उसके अलावा सिक्किम के अंदर 32 हैं और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का मैंने आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया जहां पे 70 सीटें हैं। ये न्यूनतम सीटें हो सकती हैं। और इसके अलावा मिजोरम का भी मैंने अभी जिक्र किया था, वहां पे भी 30 और 40 के बीच में ही सीटें हैं विधानसभा की। चलिए बढ़ते हैं इस तरफ। और विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की बात करें तो 1/3 सीटें होनी चाहिए। 403 है,
यूपी के पास में विधान परिषद की सीटों की संख्या आती है 100। महाराष्ट्र के अंदर 288 का अगर 1/3 देखते हैं तो 78 सीटें। कर्नाटक की बात करें तो वहां पे 75, बिहार में भी 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। अब हम देख पा रहे हैं कि पहले मैंने स्लाइड के दौरान बताया था कि पूरे भारतवर्ष के अंदर 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद अभी अस्तित्व में है अथवा उसका गठन किया जा चुका है, जिसमें यूपी है, उसके बाद में महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूट करके बना, उसके बावजूद भी वहां पे विधान परिषद भी वर्तमान में अस्तित्व में है। और ये डिपेंड कब करता है? ये डिपेंड ये करता है कि जब आपकी विधानसभा की सीटें हैं उसका 1/3% अगर किसी भी विधान परिषद में बनाते हैं तो 1/3 सदस्यों की संख्या से ज्यादा नहीं हो सकती विधान परिषद में। तो ये भी एक रेशियो अपने आप में बनाया गया है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है 1/4, 1/6 ये किस प्रकार से विधानसभा की जितनी सीटें होती है उससे किस प्रकार विधान परिषद की सीटों का एक जो है सामान्य तौर पे प्रारूप तैयार किया जा सकता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी पढ़ा। बात करते हैं विधान परिषद और विधान सभा की, दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों के अंदर अंतर भी देख रहे हैं। अनुच्छेद 332 के तहत, अनुच्छेद 332 के तहत राज्य में हो अथवा केंद्र के अंदर हो जहां पे एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है, समाज के पिछड़े, गरीब, वंचित और आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए अनुच्छेद 332 का प्रयोग किया गया है, जहां पे उन लोगों के लिए, उन समाज के लिए, उस पिछड़े वर्ग को साधने के लिए सीटों को रिजर्व रखा गया है और ये 332 अनुच्छेद के माध्यम से रखा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 333 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत जितने भी पहले यहाँ पे जैसे पुर्तगालीज थे, गोवा के अंदर थे, फ्रांसीस थे, डच थे, अंग्रेज थे, आंग्ल भाषा या आंग्ल भारतीय जिनको बोलते हैं उनके लिए भी या उनके प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित करने के लिए संसद अथवा राज्यों के अंदर पहले सीटें रिजर्व रखी गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया अथवा उसको बंद कर दिया गया है। अभी आंग्ल भारतीय के नाम से जो सीटें संसद में, लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधान परिषद और विधान मंडल या जिसको कह सकते हैं विधान सभा में जो सीटें रिजर्व रखी जाती थी उस प्रावधान को हटा दिया गया है संविधान के 104वें संशोधन के माध्यम से। इसके अलावा अगर विधान परिषद की बात करते हैं तो वहां पे किसी भी प्रकार के आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इसीलिए आर्टिकल 332, 3 मतलब 332 के अंदर SC ST को, चाहे राजस्थान की बात करें अथवा केंद्र सरकार की बात करें जहां पे लोकसभा और राज्यसभा अथवा विधानसभा के अंदर जो है वो सीटों का आरक्षण दिया गया है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बिल्कुल भी नहीं। जिस प्रकार राज्यसभा और कहां पर विधान परिषद दोनों समानांतरी स्थायी सदन है, वहां पे आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जबकि विधान सभा और संसद का मतलब पहला सदन, निचला सदन जिसको हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, वहां पे सीटें रिजर्व रखने की एक प्रक्रिया है संविधान के अनुच्छेद के माध्यम से, जहां पे पिछड़ों को साधने के लिए। इसके अलावा निर्वाचन प्रणाली की बात कर रहे हैं। निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन का मतलब हमारे जो कैंडिडेट है वो चुने कैसे जाएंगे। अगर विधानसभा की बात करें अथवा लोकसभा की बात करें, जहां पे हर एक कैंडिडेट मैदान में उतरता है, अपना प्रचार करता है, पार्टी का प्रचार करता है, उसके बाद में मताधिकार का प्रयोग मतदाता करते हैं और अपने मत का प्रयोग जो बैलेट के अंदर डालते हैं, ईवीएम के अंदर डालते हैं, और उसके बाद में जो वोटों की गिनती होती है और सबसे ज्यादा जो वोट जीतने जो पाने वाला होता है वही विजय होता है। तो वहां पे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का विधानसभा के अंदर ऐसा उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए विधान परिषद की बात करें तो वहां पे अप्रत्यक्ष ही होता है, क्योंकि जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वही विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं, जिसमें 1/3 करते हैं सदस्य कौन से, जो एमएलए होते हैं। और उसके बाद में कुछ ऐसे और चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे कौन कौन सी संस्थाएं हो सकती हैं, कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं, अथवा राज्यपाल भी अपने संवैधानिक जितने भी जो उपबंध हैं उनके अधिकारों को उपयोग करते हुए कुछ सदस्य ऐसे भी चुनता है। जिस प्रकार राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार समानांतर रूप से विधान परिषद भी
राज्यपाल के द्वारा कुछ ऐसे सदस्य चुने वहां से राज्यपाल के द्वारा भी जाते हैं। इसी क्रम में हम आगे बात करने वाले कि विधानसभा के अंदर जो निर्वाचन जो प्रणाली होती है वो इसमें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है, अवशिष्ट किए जाते हैं। सिक्किम में एक सीट धार्मिक बौद्ध शिक्षकों के लिए अपने आप में एक अपवाद है, जहां पर बौद्ध भिक्षु अथवा कोई धार्मिक ऐसा कोई व्यक्ति हो जो धर्म की उपासना एक बड़े लेवल पे अथवा राज्य के द्वारा ऐसा माना जाता हो कि ये व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है, अथवा बौद्ध भिक्षु है या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, या सरकार की तरफ से ऐसा कोई नॉमिनेट कर दिया जाता है जहां पे एक सीट उसके लिए रिजर्व रखी जाती है जिसपे वही चुनाव लड़ सकता है। तो अपवाद के तौर पे बौद्ध भिक्षु को सिक्किम में एक ऐसी सीट है। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र में अवशिष्ट किए जाते हैं, ये निर्वाचन प्रणाली है। लेकिन बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। थोड़ा ज़्यादा आपको डीप जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपसे कभी भी ये सवाल पूछा जा सकता है। कभी विधानसभा के बारे में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन विधान परिषद के बारे में पूछा जरूर जा सकता है कि वहाँ पे किन किन माध्यमों से किन किन के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। मैंने आपको बताया कि 1/3 सदस्य तो विधानसभा सदस्यों के माध्यम से ही चुने जाते हैं। इसके अलावा कौन से होंगे, इसके अलावा कहाँ कहाँ से सदस्य चुने जाएंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 1/3 राज्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा एमएलसी चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधान परिषद कहते हैं। 1/3 स्थानीय निकायों में, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, जिनको हम स्थानीय निकाय कहते हैं, पंचायती नगर संस्थाओं के द्वारा भी 1/3 सदस्यों का चुनाव यहां से भी इनके द्वारा किया जाएगा। इनके द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साहब आगे। इसके अलावा 1/12 मतलब 12वां हिस्सा जो है उन सदस्यों को मौका दिया जाएगा। 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है, मतलब जिन्होंने 3 साल पहले अपना ग्रेजुएशन कर लिया हो, अर्थात उन्होंने यूजी कर ली हो। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें स्नातकोत्तर, मतलब स्नातकोत्तर का मतलब होता है कि आप जब पीजी करते हैं उनको ये मौका नहीं दिया गया, अथवा इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि हायर एजुकेशन वालों को भी मौका दिया जाएगा अथवा नहीं। लेकिन स्नातक तक इस बात का संविधान के अंदर उल्लेख है कि वहां पे 1/12 सदस्य एमएलसी सदस्य हैं, उनको 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा भी चुना जाएगा। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसमें स्नातकोत्तर का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा बात कर रहे हैं 1/12 सदस्य 3 वर्ष या उससे अधिक सेकेंडरी या इससे उच्च स्तर के शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों द्वारा चुना जाएगा। अर्थात 1/12 सेकेंडरी या उच्च शिक्षाओं के अंदर जो भी शिक्षक पढ़ाते हो, कार्य कर रहे हो, उनके द्वारा भी जो है एमएलसी सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, जिसमें आईपीएस अधिकारी भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लास्ट बात कर रहे हैं राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है। जिस प्रकार केंद्र के अंदर राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का निर्वाचन, जिसको कह सकते हैं या मनोनीत कह सकते हैं, जो शिक्षा, साहित्य और या किसी प्रकार के खेल या विशिष्ट ऐसी विभूतियों के नाम से वो जाने जाते हों, उनको भी राष्ट्रपति महोदय 12 लोगों का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति किसी साहित्य, कला, संस्कृति, किसी खेल से जुड़ा हुआ हो, कोई महान विभूति हो, उसको भी क्यों ना विधान परिषद में लाया जाए और उसके अनुभव का लाभ पूरे राज्य को क्यों ना मिले। इसके लिए राज्यपाल के माध्यम से भी 1/6 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जबकि विधानसभा के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पे प्रत्यक्ष जो है चुनाव होता है। चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट जीत के आता है अथवा सबसे ज्यादा जो वोट ले लेता है वही एमएलए बनता है और वह विधानसभा का सदस्य कहलाता है। चलिए, राज्यपाल के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्यपाल अथवा समानांतर रूप से बात करते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में भी ऐसी बात है, जहां पर सामाजिक क्षेत्र, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता से मनोनीत किए जाते हैं। ये सारे के सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको समाज की सबसे ज्यादा जरूरत है, समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है उनके अनुभव के, उनके कला का योगदान लेने के लिए राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल भी ऐसा करते हैं। और 1/6 सदस्य विधान परिषद में राज्यपाल के माध्यम से ही मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें कितने भी प्रकार के जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे साहित्य है, कला है, खेल है, सहकारिता जैसे जुड़े हुए क्षेत्रों के बारे में
इस जो है वो टॉपिक में बताया गया, स्लाइड्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। 1/3 विधानसभा सदस्यों के द्वारा, मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही कवर कर दिया है। 1/3 स्थानीय जो निकाय है, जिसमें पंचायती राज, नगर परिषद, नगर पालिका, निगम, निगम का मतलब नगर निगम, इस प्रकार की पंचायती संस्थाओं के द्वारा भी, स्थानीय निकायों के द्वारा भी इनका चुनाव इनके माध्यम से 1/3 किया जाता है। 1/12 स्नातकों द्वारा, जिनको स्नातक करे 3 वर्ष हो चुके होंगे, ऐसे कोई विद्यार्थी जिन्होंने 3 वर्ष उनको हो चुके होंगे, ग्रेजुएशन उन्होंने कर लिया, उनको भी एमएलसी चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 1/12 सीनियर सेकेंडरी के अध्यापक, जिनका 3 वर्ष का जो है उनके पास में काल है, उनके द्वारा भी चुना जाएगा। इसके अलावा 1/6 ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राज्यपाल के माध्यम से भी इन क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को चुने जाने का भी अवसर प्रदान किया जाएगा। चलिए बात करते हैं मतदान। मतदान होता है बहुल मत प्रणाली, अर्थात एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अर्थात जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसा ही किया जाता है जहाँ पे बहुल मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, और जो सबसे ज्यादा वोट लेकर के आता है वही विजेता घोषित किया जाता है। ये आपने एक फैक्ट पढ़ा, और कभी भी ये सवाल तो वाकई अपने आप में सवाल बनता है, और सवाल आते भी हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है अथवा किस पद्धति के माध्यम से संपन्न कराया जाता है, तो उसमें लिखा जाता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, इसके कार्यकाल के बारे में भी बात करते हैं। विधानसभा का कार्यकाल अथवा लोकसभा का कार्यकाल सामान्य तौर पे 5 वर्ष का ही होता है। मैंने आपको अपवाद के तौर पे बताया, जब किसी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति बन जाती है जहां पे 5 साल से ज्यादा भी समय लग सकता है विधानसभा या लोकसभा को, ऐसा हमारे इतिहास में या जितने 1947 से लेकर के 2023 के बीच में ऐसे मौके आए हैं जहां पे लोकसभा का कार्यकाल अथवा विधानसभा का कार्यकाल थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो अनुच्छेद 172 के अंदर जो है विधानसभा के कार्यकाल के बारे में अपने को बताया गया कि कितना कार्यकाल होगा, समानांतर रूप से 172 के माध्यम से ही दोनों के बारे में बताया गया है कि कार्यकाल होगा 6 वर्ष का। जिस प्रकार राज्यसभा और विधान परिषद दोनों का कार्यकाल सेम ही होता है, क्योंकि 1/3 सदस्य हर एक 2 साल के बाद में रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह पे 1/3 सदस्य ही नए सदन में प्रवेश करते हैं, अर्थात इस जो सदन है उसका कभी विघटन नहीं होता है, कभी टूटता नहीं है। जबकि विधान सभा और लोकसभा सभा के बारे में तो बिल्कुल साफ और सीधी बात है कि लोकसभा और विधानसभा तो भंग हो जाती है जब चुनाव का समय आता है, जहां पे राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को क्या करते हैं, भंग कर देते हैं, जिसमें लोकसभा स्पीकर का भी योगदान होता है और विधानसभा के स्पीकर का भी योगदान होता है, जहां पे उनके अनुमोदन से लोकसभा अथवा विधानसभा को विघटन उनका किया जाता है। मैंने सारी चीजें ऑलरेडी आपको बताई दी हैं कि 2 साल के बाद में 1/3 सदस्य अपने आप चेंज होते रहते हैं, और कभी भी ये सदन कभी भंग नहीं होता। जबकि इसके अपोजिट में विधानसभा के बारे में बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि ये विघटन वाला सदन है, ये लोकप्रिय भी नहीं है। लोकप्रिय हो सकता है विधानसभा वाला, ये अलोकप्रिय है, ये अस्थिर वाला है, और ये स्थिर वाला है, इसकी प्रकृति स्थिर वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विधानसभा को समय पूर्व से भी भंग किया जा सकता है। आप हम सब लोग पढ़ रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तब भी भंग हो जाती है, अथवा अगर मुख्यमंत्री सदन के अंदर अपना विश्वास मत खो देता है तब भी विधानसभा भंग हो जाती है। समानांतर रूप से लोकसभा भी हो सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आयोजन करा सकता है, और उसी तरह जो है वो राष्ट्रपति भी करा सकता है लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से। तो अगर वहां पे सरकार अगर अपना विश्वास मत अगर हासिल नहीं कर पाती है तब भी लोकसभा अथवा विधानसभा भंग हो जाती है। तो इसके बारे में भी बात करी गई है। विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं।
तो ये सारे के सारे ऐसे फैक्ट हैं जो विधानसभा और विधान परिषद को एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं। चलिए, विधानसभा के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही रहा हूं बार बार कि लोकप्रिय सदन इसको कहा जाता है, प्रथम सदन है, निम्न सदन है और अस्थायी सदन है। लोकप्रिय क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में अगर चर्चा करी जाती है तो वो लोकसभा अथवा विधानसभा के ही लोगों के लिए करी जाती है कि वो सीधा प्रत्यक्ष तौर पे जनता के मध्य से चुन करके आते हैं और जनता की आवाज बनते हैं। हालांकि राज्यसभा के लोग भी जनता में से ही आते हैं, लेकिन वो किसी प्रत्येक जनता के निर्वाचन से जो है वो चुनाव लड़ करके वो जीत करके नहीं आते हैं। उनको एमएलसी अथवा जो विधानसभा के सदस्य अथवा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही उनको चुना जाता है। तो ये बात है, लोकप्रिय सदन कहा जा सकता है, प्रथम सदन है, निम्न सदन है और अस्थायी सदन भी है। लेकिन बात करें अगर विधानसभा की, लोकप्रिय ज्यादा नहीं है, डायरेक्ट जनता से इसका कोई जुड़ाव नहीं है सदस्यों का। द्वितीय सदन है क्योंकि सारे के सारे बिल पेश किए जाते हैं वो सीधे के सीधे सबसे पहले लोकसभा अथवा विधानसभा में करी जाते हैं, उसके उपरांत फिर राज्यसभा अथवा विधान परिषद में जाते हैं। शक्तियां भी ज्यादा इतनी नहीं मजबूत होती हैं, सिर्फ सुझाव दे सकती है। लेकिन अगर लोकसभा और विधानसभा दोबारा अगर उस किसी विधेयक को दोबारा उनके पास भेज देती हैं तो मेरे पास में उनके पास ऐसा कोई मजबूत स्तंभ नहीं होता उनके पास में कि बिल को रोक लिया जाए। इसके अलावा उच्च सदन तो है ये बिल्कुल, राज्यसभा के अंदर तो वाकई सही बात है कि बुद्धिजीवी लोग या जो ऐसे जो लोकसभा सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के द्वारा उनको नामित किया जाता है, अगर चुना जाता है तो अपने आप में वो वाकई काबिले तारीफ तो है कि हर कोई व्यक्ति अपने आप में इसलिए विशिष्ट होता है कि वो किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा होता है, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा होता है, कला साहित्य संस्कृति से जुड़ा हुआ क्षेत्र का होता है, तो इस प्रकार अपने आप में विशिष्ट है। इसके अलावा स्थायी सदन, इस सदन का कभी भी विघटन नहीं होता। बात कर ही रहे हैं कि अस्थायी सदन 5 साल के बाद हो जाता है। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्य हर 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदन का काम चलता रहता है। अर्थात कोई अगर रिटायर अगर 1/3 सदस्य होते हैं तो उनकी जगह पे दूसरे सदस्य आ जाते हैं। तो इस सदन का कभी भी विघटन नहीं होता है। चलिए, विधानसभा और विधान परिषद की बात कर रहे हैं, उसके अंतरों की बात कर रहे हैं। देख पा रहे हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में कितना विभेद है, कितना उनके अंदर अंतर है, कौन कौन से आर्टिकल्स लगते हैं, सदस्यों की संख्या किस माध्यम से होती है, कैसे सदस्य चुन करके आते हैं, किस रेशियो में चुन करके आते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, अनुच्छेद 173 के अंदर योग्यताएं, एबिलिटीज के बारे में अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत का नागरिक दोनों के संदर्भ में है, लेकिन भारत के नागरिक होने के साथ साथ में यहाँ के आयु सीमा के अंदर काफी बड़ा फर्क देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास सिर्फ 25 साल की उम्र का होना आवश्यक है, लेकिन अगर विधान परिषद की बात करें तो वहां पे उसको 5 साल और देने पड़ेंगे, अर्थात उस व्यक्ति की आयु 30 वर्ष तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा हालांकि अधिकतम आयु का तो उल्लेख कहीं पे भी नहीं है और अपने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है, अर्थात कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में आकर भी चुनाव अगर लड़ता है तो संविधान की तरफ से किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है, कोई हर्डल नहीं है। और कभी कभी हम देखते हैं कि वो नेताजी थे और काफी वयोवृद्ध थे और चुनाव लड़े, जीत गए और 6 महीने बाद उनका निधन हो गया और उनकी जगह पे उपचुनाव कंडक्ट कराए गए हों। तो संविधान के अंदर किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है कि जहां पे अपनी जो एज है उसके बारे में किसी प्रकार का बैरियर बनाया गया हो। इसके अलावा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत वो योग्यता रखता हो, अर्थात कि सारी की सारी भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए, किसी प्रकार के न्यायालय के द्वारा उसको दंडित नहीं किया जा चुका हो, दिवालिया नहीं हो, किसी प्रकार के मानसिक बुद्धि से या किसी प्रकार से ऐसे तो वो नहीं हो। तो इसके बारे में भी माना जाता है कि इस प्रकार की चीजें वो हो। इसके अलावा अनुसूची 3 के अंदर, संविधान के अंदर अनुसूची 3 के अंदर शपथ का प्रावधान है, जहां पे इस सदस्य जो चुन करके आए उसने यहाँ पे शपथ ली हो। अगर बात कर रहे हैं विधान परिषद के बारे में, 30 साल की उम्र है, बिल्कुल है। संसद के द्वारा ऐसा कोई पारित उल्लेखित योग्यता जो विधान परिषद के सदस्यों के लिए मानी गई हो, उनको बताया गया उतनी योग्यता तो उनके पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा शपथ का उल्लेख संविधान के अंदर 3री सूची में है, तो 3री सूची के अंदर तो आपको शपथ ले रहे हैं तो शपथ से पहले जितनी प्रकार की योग्यताएं किसी भी चुने हुए व्यक्ति में होनी चाहिए वो तो चीजें सारी की सारी योग्यताएं आप में होनी ही चाहिए।
तो ये प्रकार इस जो हमने इसमें देखा कि इसके अंदर योग्यताओं के बारे में आर्टिकल 173 में हम बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि 168 से लेकर के 212 तक, 168 से लेकर के 212 तक विधानमंडल के जितने भी अनुच्छेद हैं उनको शामिल किया गया है। और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद के माध्यम से, वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। बात करते हैं विधानसभा की, वही कि इसके अंदर अंतर हम पढ़ पा रहे हैं, जिसमें विधानसभा के अंदर यदि राज्यसभा का वो मतदाता हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर विधानसभा का पंजीकृत मतदाता होता है जिस क्षेत्र का, वहां पे वो चुनाव लड़ सकता है, किसी भी क्षेत्र से भी वो लड़ सकता है। विधानसभा पीठासीन अधिकारी विधानसभा के अनुच्छेद 178, जिसके अंदर स्पीकर भी हो सकता है और अध्यक्ष भी दोनों हो सकते हैं, वही पीठासीन अधिकारी होते हैं। इस प्रकार अगर विधान परिषद की बात करते हैं तो उस राज्य की विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत वो मतदाता है सभापति 182, अर्थात विधान परिषद के अंदर उसी सदस्य को विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा जो उस राज्य का मतदाता होगा। पंजीकृत मतदाता का मतलब होता है जिसने किसी भी 18 साल की उम्र पार कर ली हो और वो पंजीकृत मतदाता हो उस राज्य का, वही मतदाता उस क्षेत्र का अर्थात उस राज्य का विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद अध्यक्ष दोनों के बारे में वही है। इनका निर्वाचन भी सदस्यों के अंदर से ही किया जाता है। अगर विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो भी विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से ही किया जाता है। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर है वो इनको शपथ दिलाता है, उसके उपरांत फिर जो है विधानसभा अध्यक्ष को बना दिया जाता है। अर्थात विधान परिषद के अंदर उनको अध्यक्ष नहीं बोला जाता है, उनको सभापति और उपसभापति, जिस प्रकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है उसी प्रकार जैसे राज्यसभा में सभापति अथवा सभापति होते हैं जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपसभापति भी जितने जो राज्यसभा के जो सदस्य उन्हीं में से होते हैं, उसी प्रकार विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी को एक को चुन लिया जाता है जिसको सभापति कहा जाता है और उसके बाद में एक उपसभापति होता है जिनकी प्रेजेंस अर्थात उनकी एब्सेंसी के अंदर कोई कार्य करना होता है जहां पे सभापति उपस्थित नहीं होते हैं, उस समय उनके कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो उपसभापति के माध्यम से किया जाता है। शपथ का प्रावधान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। त्याग पत्र एक दूसरे को देते हैं, अर्थात अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं, दूसरा एक दूसरे को ही वो क्या देते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं। सभापति और उपसभापति को, उपसभापति और सभापति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। इसके अलावा शपथ 188 के राज्यपाल के द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा पद और गोपनीयता की उसके द्वारा या तो राज्यपाल वहां पे उपस्थित हो या राज्यपाल अगर कह दें कि आप मेरे नाम से अमुक व्यक्ति को अध्यक्ष पद की शपथ दिलवाएंगे तो उनके माध्यम से भी वो दिलवा सकता है, ऐसा आर्टिकल 188 में उल्लेखित है। और अगर समानांतर रूप से बात करते हैं राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। दोनों के अंदर चीजें एक ही हैं। 188 के दौरान शपथ का उल्लेख किया गया है और विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्षों अथवा सभापति अथवा उपसभापति के बारे में ऐसा उल्लेख किया गया है। चलिए हम बात कर रहे हैं कि विधानसभा और विधान परिषद के मध्य कितने विभेद हो सकते हैं, कितने अंतर हैं और आरपीसी के द्वारा जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उसमें विद्यार्थी किस प्रकार भ्रमित हो जाते हैं और अंतर का विभेद सरलीकृत करके नहीं कर पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना प्रश्न गलत कर बैठते हैं। उन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरल व्याख्या के तौर पे हमने आपके सामने अभी प्रस्तुत किया है और मेरे हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हमारे इस क्लास के दौरान आप अगर सही ढंग से उसको पढ़ा है, अगर जुड़े हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई प्रश्न आप यहां से गलत नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। कोरम की गणपूर्ति। कोरम की गणपूर्ति का बड़ा विशिष्ट है कि कोरम क्या होता है। कोरम का मतलब ये होता है कि 1/10 अगर 100 व्यक्ति होते हैं, किसी सदन के अंदर 100 सदस्य हैं, कोरम कैसे होगा? सामान्यतः कोरम ये होता है कि 1/10 सदस्य अर्थात ये 10 गुणा करते हैं तो ये 1/10 ही आ गया, ये हो गया इधर 10 और ये उधर हो गया 1। अर्थात कोरम के अंदर 1/10 सदस्य होते हैं। अगर 100 सदस्य संख्या वाला कोई भी अगर सदन है तो उसके अंदर 10वां हिस्सा हो गया उसका 10, अर्थात कोरम की गणपूर्ति हो गई है। वैसे ही समानांतर रूप से बात कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने उदाहरण यहाँ पे दिया है विधानसभा
के सदस्यों की संख्या जो राजस्थान में 200 है, वहां पे कोरम के लोग हो जाएंगे 20। मैं 100 की बात कर रहा था, यहाँ पे डबल हो गए तो टोटल लोग हो गए 20। सदस्यता की समाप्ति अनुच्छेद 190। अगर सदस्य, कोई भी सदस्य हो, उसकी सदस्यता अगर चली जाती है तो किस प्रकार चली जाती है, ऐसे कौन कौन से कारण बनते हैं जहां पे उसकी संसद की अथवा विधानसभा की सदस्यता चली जाती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। यदि संसद सदस्य त्यागपत्र दे, अगर किसी प्रकार का कोई सदस्य अपने सुमोटो अगर त्यागपत्र दे देता है कि मुझे इस सदन का सदस्य नहीं रहना है, अथवा कोई विधानसभा सदस्य अगर संसद का सदस्य बनना चाहता है अथवा लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो एक ही जगह बन पाएगा। इसलिए सुमोटो तौर पे अपनी तरफ से ही जो है वो उपसभापति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को भी इस्तीफा सौंप सकता है। इसके अलावा जितनी भी प्रकार की अयोग्यताएं, अयोग्यता का मतलब जिस प्रकार की योग्यता, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक स्थिति उसकी ठीक होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, हालांकि एज वगैरह तो सारी चीजें ऑलरेडी पहले से वो कर ही चुका होता है। इसके अलावा वो दो सदनों का अगर सदस्य होता है तो एक सदन की सदस्यता उसको छोड़नी पड़ती है लिमिटेड पीरियड में। तो अगर वहां पे भी होता है, दोनों सदनों का सदस्य होता है, तब भी वहां पे वो अयोग्य ही कहलाया जाएगा। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं आर्टिकल 190 में। संसद की अनुमति के बगैर, अर्थात संसद का मतलब लोकसभा और सदन का मतलब होता है कि विधानसभा या लोकसभा, सदन का मतलब दोनों है, जहां पे बिना किसी इंटीमेशन के 60 दिन से ज्यादा अगर वो उपस्थित नहीं रहता है अथवा अनुपस्थित रहता है बिना किसी वैलिड कारण के, तब भी उसको सदन अयोग्य करार दे सकता है। तो ये भी उल्लेख इसमें किया गया है। समानांतर से अगर बात करते हैं तो कोरम की गणपूर्ति तो विधान परिषद और विधानसभा में सेम ही होती है। इसके अलावा संसद अगर त्यागपत्र दे दे, जिसका कारण मैंने अभी आपको गिनाया, इसके अलावा संविधान में बताएगी जितनी भी प्रकार की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में भी अगर वो चीजें अगर नहीं पाई जाती हैं तो वहां पे भी आपको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। अथवा अगर 60 दिन आप बिना किसी कारण के बताए सदन से अगर अनुपस्थित रहते हैं, आपके पास में कोई वैलिड कारण नहीं होता है और आपको अध्यक्ष अथवा सभापति के माध्यम से अगर आपको अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो वाकई वो निर्णय माना जाएगा। चलिए, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बात कर ही रहे हैं, जिसमें हम योग्यताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अयोग्य व्यक्ति कैसे होता है, अगर न्यायालय के द्वारा उसको निर्वाचन को ही अगर अमान्य कर दिया जाता है कि उसने किसी प्रकार का हेर फेर करा होगा या गड़बड़ी करी होगी या धन प्रलोभन दिया होगा, इस प्रकार की चीजें अगर कर ली जाती है तब भी उसको अमान्य ही घोषित किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल निर्वाचित हो जाए और दोनों सदनों का अगर वो सदस्य, सामान्यतः ऐसा होता ही है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति वही जो है सामान्य तौर पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनते हैं, तो जिस सदन का वो सदस्य होता है, अथवा अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारे यहाँ पे जो विपक्ष के नेता यहाँ पे गुलाब चंद जी कटारिया साहब थे, जो बीजेपी के थे और इस विधानसभा के कार्यकाल के अंदर वो विपक्ष के नेता थे, और उनको यहीं से केंद्र सरकार अथवा राष्ट्रपति महोदय ने उनको असम का राज्यपाल जब यहाँ से उनको नॉमिनेट कर दिया गया, तो यहाँ से जो पहले यहाँ पे गृह मंत्री भी रहते, वो तो पुरानी बात है, लेकिन वो यहाँ पे विपक्ष के नेता थे, तो यहाँ से उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। उसके बाद उन्होंने राज्यपाल की ड्यूटी को ज्वाइन किया, कहाँ पे, एज ए असम के राज्यपाल थे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया राज्यपाल का उदाहरण अभी हाल ही के दिनों में हमें गुलाब चंद जी कटारिया के माध्यम से को देखने को मिला, तो ये भी आपको कारण समझ में आना चाहिए। अयोग्यताएं, अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो मैं आपको और बताता चलूं कि तत्कालिक समय में जब श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल यहाँ पे राज्यपाल हुआ करती थी, उसी समय उनको केंद्र से आदेश मिला कि आप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। उसी समय उन्होंने अपना राज्यपाल का इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय को सौंपा और उसके बाद वो राष्ट्रपति पद के ऊपर निर्वाचित हुई थी। तो ये सारे के सारे कारण आपको इस स्लाइड के माध्यम से आपने को देखने को मिल रहे हैं। अयोग्यताओं की बात करें तो आर्टिकल 191 के अंदर लिखा गया है कि अगर किसी प्रकार के वो लाभ के पद पे हो तब भी ऐसा किया जा सकता है अथवा उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर समानांतर रूप से बात करें तो यदि न्यायालय के निर्वाचन को क्षेत्र उसको अमान्य ठहरा दे, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और इसके सदस्य की बात करें तो तीनों ही अगर चीजें हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभापति, उपसभापति या दोनों सदनों का अगर सदस्य और तीसरे सदस्य का सदस्य और बन जाए, तो वहां पे उसको अयोग्य करार दिया जा सकता है। अयोग्यता इनकी लाभ के पद पे वो नहीं होना चाहिए।
ये सारी की सारी चीजें हमने विधान परिषद और विधानसभा के मध्य सदस्यों के मध्य उनके निर्वाचन से संबंधित या अन्य प्रकार के जो तथ्य थे उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन स्लाइड के माध्यम से आपने बहुत सारी ऐसी चीजें अभी याद करी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी, जो शायद पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होंगी। और क्या पता आरबीसी के द्वारा ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा जाए जहां पे अगर ऐसे प्रश्नों की संभावना बनती है या ऐसे प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। विधानसभा, विधान परिषद, अयोग्यताओं के बारे में बात हो ही रही है। आर्टिकल 191 के अंदर ये सारी चीजें उल्लेखित हैं। 10वीं अनुसूची के आधार पर अयोग्य हो, अर्थात किसी प्रकार 10वीं अनुसूची में जिस प्रकार के भ्रष्ट आचरण का या जिस प्रकार से अयोग्यताओं का उसके अंदर उल्लेख किया गया है, उसमें अगर 10वीं अनुसूची में किसी प्रकार का कोई भी आचरण उस निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया गया हो, तब भी उसको अयोग्य ही करार दिया जाएगा। अपराध दोषी का सिद्ध हो गया और उसको 2 वर्ष से अधिक सजा मिली हो, तब भी वो अयोग्य ही कहलाया जाएगा। अभी हाल ही के दिनों के अंदर हमने देखा कि हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि किसी न्यायालय के द्वारा गुजरात हाईकोर्ट ने उनको 2 साल का एक सेंटेंस किया था कि वहां पे उनको 2 साल की सजा हो सकती है। जैसे ही सजा का उल्लेख किया गया, अर्थात अनाउंस किया गया, उसी समय तत्काल प्रभाव से उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई। हालांकि उसके बाद में हाईकोर्ट का डिसीजन चेंज हुआ और उनकी सदस्यता पुनः बहाल की गई। लेकिन उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं कि ये जो लाइन लिखी हुई है 2 वर्ष की, 2 वर्ष या उससे अधिक की संख्या का अगर कहीं पे भी हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या किसी अन्य न्यायालय के द्वारा अगर ये सेंटेंस हो जाती है अथवा बता दी जाती है, तो तत्काल समय से उसी व्यक्ति की, उसी निर्वाचित सदस्य की सदस्यता अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दोनों उदाहरण मैंने आपको हाल ही के दिनों में जो घटनाक्रम अभी घटित हुए उनके साथ मैंने आपको जोड़ करके इसके बारे में बताया गया। सरकारी सेवा से बर्खास्त सामाजिक कुरीतियों का अपराधी हो और चुनावी अपराधी हो, चुनाव में किसी प्रकार का धन प्रलोभन जो वास्तव में बाद में सिद्ध हो गया हो, धन लोलुपता, इसके अलावा किसी प्रकार से अगर चुनाव में धांधली या चुनाव को प्रभावित करने के जैसे कारक अगर समझ में आते हैं और न्यायालय के द्वारा ऐसा मान लिया जाता है कि वाकई उसने ये सारी चीज करी है, तब भी उसको अयोग्य करार दिया जाएगा। तो ये सारी योग्यताओं के बारे में मैंने आपको बताया। अगर समानांतर रूप से देखा जाए तो भारत के ही निवासी हैं और भारत के निवासी हैं, विधान परिषद भी ही विधानमंडल का ही अंग है। तो अगर अयोग्यताओं की बात करें तो ज़्यादा कोई अयोग्यताएं उतनी डिफरेंट नहीं होती हैं जितनी विधानसभा के सदस्यों के साथ होने वाली हैं। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि 10वीं अनुसूची के आधार पर ही अयोग्य करार दिया गया उसको, चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी जो है उसको सिद्ध किया गया हो, जो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, और अपराध में दोषी सिद्ध होने पर 2 साल से या उससे अधिक अगर आपको अगर कोई भी किसी प्रकार की जेल वगैरह अगर हो जाती है, दंड दिया जाता हो उसके अंदर, तो वहां पे भी आप जो है अयोग्य करार दिए जा सकते हैं। और सामाजिक कुरीतियों का अपराधी हो और चुनाव अपराधी हो, तब भी ऐसा किया जा सकता है। और अयोग्यताओं का निर्धारण राज्यपाल अथवा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर उसने एक बार किसी व्यक्ति को, किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में, अयोग्यता के बारे में उन्होंने अगर कह दिया हो, अगर ऐसा बता दिया हो, तो उसी सलाह पे जो है मामला ये हो जाएगा। क्योंकि निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद ही जितने संवैधानिक पद 2 होते हैं, राज्यपाल होता है और राष्ट्रपति होता है, तो उसके माध्यम से ही किसी सदस्य को अयोग्य ठहरा दिया जाता है। लेकिन निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद में राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को जो निर्वाचित होता हो उसको अयोग्य करार दे सकते हैं। इस प्रकार इस क्लास के माध्यम से हमने विधानमंडल के बारे में पूरी जानकारी, जितने भी संविधान के अंदर उल्लेखित आर्टिकल हैं, जिसमें आर्टिकल 168 से लेकर के और 212 तक जितने भी आर्टिकल उपबंध बनते हैं, जिसमें योग्यता, अयोग्यता, उसका निर्धारण, उसका गठन, उसकी प्रक्रिया, जितने भी प्रकार का हो सकता है, उतना सारा हमने इस स्लाइड्स के माध्यम से हमने पूरा किया। और मैं आशा और विश्वास के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि इस क्लास के दौरान आपने विधानमंडल की जितनी भी विधायी प्रक्रिया होती है, जिसमें विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद
तीनों अंगों से जोड़ करके विधानमंडल बनता है। किस राज्य की कितनी सीटें हैं, किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है, कितने विधान परिषद के सदस्यों की संख्या हो सकती है, और पूरे भारतवर्ष के अंदर विधान परिषद कितनी है, इसके बारे में मैंने आपसे बताया। अंत में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि विधान परिषद की बात हो ही रही है, तो अभी 3 राज्य ऐसे हैं, अभी ऐसे 3 राज्य हैं जिन्होंने विधान परिषद का प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष भेज रखा है, जिसमें उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु 3 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी प्रस्ताव भेज रखा है कि हमारे को भी यहाँ पे विधान परिषद का गठन करना है। लेकिन इसके लिए संसद के दोनों सदनों से सामान्य अर्थात साधारण बहुमत से पास होकर के, और जब वो वापस आएगा तभी ये विधान परिषद का गठन हो पाएगा। एक चीज़ ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से सारी चीज़ें बहुत ही सामान्य सरल भाषा में मैंने आपको पढ़ाई। अब आप प्रकाश एजुकेशन के साथ में जुड़े रहिए और देखते रहिए सारी चीज़ें जो लेक्चर्स के माध्यम से, क्लासों के माध्यम से सब लोगों के साथ में, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों और अपने साथियों के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।